Assalamu alaikum to all the science and chemistry lovers. My name is Bisma Askar and today we are going to study some of the few examples from our book जिसमें हम फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को यूज़ करके कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और उसके यूनिट्स भी कैलकुलेट करेंगे। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी स्किल्स बहुत अच्छी तरह से शार्प हो जाएं और उसके बाद हम बिल्कुल इस पे महारत हासिल कर चुके होंगे। तो आइए चलते हैं इकट्ठे लेक्चर की तरफ। आज हम हमारी बुक के अंदर जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके थ्रू हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और यूनिट्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें है क्या कि हमने जब भी प्रॉब्लम्स इस तरह की करनी है तो आपको मेरे साथ करना पड़ेगा ताकि आपकी स्पीड भी उस तरह से बन सके और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। हर स्टेप जो यहाँ पे मैं करूँगी वो आप अपनी कोई भी नोटबुक पकड़ लें, पेन पकड़ लें और साथ साथ उसको करना शुरू कर दें। इससे होगा क्या कि आपको लेक्चर की ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कोई जहाँ पे स्टेप मिस हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैं भी साथ साथ कर रही हूँ तो इस तरह हम मिल के आंसर तक पहुँचेंगे और पूरा का पूरा जितने स्टेप्स हैं हमारे वो सारे हमें समझ आ जाएंगे। अभी हम करने लगे हैं प्रॉब्लम 9.1 और प्रॉब्लम 9.1 में हमारे पास एक बहुत ही लंबी सी स्टेटमेंट दी हुई है जिससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत ईजी है। कोई भी स्टेटमेंट जब आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दी होती है ना तो आपने बड़े ही आराम से सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करना है। स्टेटमेंट को जब जब आप ब्रेक डाउन करते हैं ना आपको उसकी बेहतर समझ आती है। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट को इकट्ठे पढ़ेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर उस स्टेटमेंट में लिखा क्या हुआ है और साथ ही साथ आप उसको जैसे सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारे पास डाटा होगा उसको हम नोट करते जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता हो और अगर आपके पास डाटा जो है उसको आप नोट कर रहे हो तो बहुत आसानी से आपको समझ लग जाएगी कि उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किस तरह से करना है। तो चले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और साथ साथ उसका जो भी डाटा दिया हुआ है उसको थोड़ा सा समझते भी हैं और लिखते भी जाते हैं। हमारी स्टेटमेंट ये है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री सी, 25 डिग्री सी बेसिकली क्या है, टेम्परेचर है। और टेम्परेचर से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बात की थी कि जब भी कोई रिएक्शन होगा उसमें कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। वो कंडीशन टेम्परेचर की भी हो सकती है, प्रेशर की भी हो सकती है, ठीक है, वो कोई कैटलिस्ट भी यूज हुआ हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब वो कंडीशन आपने रिकग्नाइज करनी है लेकिन कंडीशन का आपके न्यूमेरिकल पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल समझाने के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि जिस तरह कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो किन कंडीशंस में हो रहा है और वो किस तरह से प्रोसीड कर रहा है। जब आप इस तरह से कंडीशंस को समझेंगे ना तो वैसे घबराना नहीं है, उन कंडीशंस को हमने यूज़ नहीं करना अपने सॉल्व करने में, लेकिन उन कंडीशन से आपको समझ आ जाएगी कि वो रिएक्शन हो कैसे रहा है। अब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में स्टार्ट में ही बता दिया है कि जो पूरा का पूरा रिएक्शन है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा कि जिसको हमें देखने की ज़रूरत है या जिस पे हमें मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस पर इतना घबराना नहीं है, बस आपने ये देख लेना है कि कंडीशन क्या दी हुई है। आगे चलें। टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलोज। हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है और उन्होंने जो रिएक्शन लिख दिया है वो हमने जिसकी पहले भी बात की थी कि H2 कंबाइंस विद I2 आयोडीन, रिवर्सिबल रिएक्शन। याद है ना कि इसको हमने डबल हेडेड एरो से शो करना है और आगे हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके होंगे 2 नंबर ऑफ मोल्स। जो रिएक्शन गिवन हो उसको एज इट इज़ लिखना है और देख लेना है कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं। बैलेंस का मतलब है कि जितने रिएक्टेंट्स या जितनी मोल्स आपके पास रिएक्टेंट साइड पे मौजूद हैं उतनी ही मोल्स आपके पास प्रोडक्ट साइड पे भी मौजूद होनी चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा ना तो इसका मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स गड़बड़ हो रहे हैं और अगर नंबर ऑफ मोल्स ख़राब हो जाएंगे तो फिर आपसे उसकी वैल्यू ठीक नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स देख लें। वैसे तो हमारी बुक में जितने रिएक्शंस दिए हुए हैं ना उनमें नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस किए हुए हैं ये, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आप उसको देख लें जिस तरह हम इस रिएक्शन में देख लेते हैं कि हमारे रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं और आयोडीन कितने हैं और क्या इतने ही हाइड्रोजन और आयोडीन हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे हैं या नहीं। हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं और आयोडीन भी 2 हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ नंबर ऑफ मोल 2 लिखे हुए हैं। 2 का मतलब है कि यहाँ प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है और आयोडीन भी 2 हैं। तो बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया, रिएक्शन पूरा का पूरा बैलेंस है। उन्होंने कंडीशन कांस्टेंट रख दी है। अब हमने चलना है कैलकुलेशन की तरफ। आगे उन्होंने आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस बता दी हैं। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने जो आपको बताई है वो हाइड्रोजन की बताई हुई है 0.05 मोल पर DM क्यूब, ठीक है।
आयोडीन की उन्होंने बताई है 0.06 मोल पर डीएम क्यूब, और हाइड्रोजन आयोडाइड की उन्होंने आपको बताई है 0.49 मोल पर डीएम क्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट में कर देना है, इससे ना आइडिया हो जाता है कि स्क्वायर ब्रैकेट ही चल रही है हमारी। ठीक है, अब ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख लेना जो हम इतने लेक्चर से डिराइव कर रहे हैं। अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा, तो आए हम मिलके लिखते हैं और रिपीट आफ्टर मी। के सी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, प्रोडक्ट हमारे न्यूमिरेटर में होंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसकी पावर हो जाएगी 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन पावर 1 और आयोडीन जिसकी अगेन पावर 1 है, और 1 को हम क्योंकि लिखते नहीं हैं तो इस वजह से यहाँ पे हम किसी की भी पावर नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। यहाँ तक देखें आपको इजी लग रहा है ना, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम का जो एक्सप्रेशन है वो पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है। अब हमने जो जो यहाँ पे सब्सटेंसेस के नाम लिखे हैं उनकी एज इट इज क्वेश्चन में से उठा के कॉन्सेंट्रेशन लिख देनी है। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड की आप देखेंगे कि क्वेश्चन में 0.49 दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन, उसके ऊपर है स्क्वायर, और इसी तरह से हाइड्रोजन की दी हुई है उन्होंने 0.05 और आयोडीन की दी हुई है 0.06। न्यूमिरेटर में हमारे पास पावर में 2 है। पावर में 2 होने का मतलब होता है आपने उसी चीज़ को 2 दफ़ा आपस में ही मल्टीप्लाई कर देना है। 0.49 का स्क्वायर है तो 0.49 को आपने 0.49 से मल्टीप्लाई करना है और आपका न्यूमिरेटर का आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें दो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है जो दोनों ही ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में होने का मतलब है कि ये दोनों की दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, और क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे और न्यूमिरेटर में इनको वो जो दो वैल्यूज उनका स्क्वायर लेके, वैल्यू एक ही है लेकिन उसको लिखेंगे 2 दफ़ा क्योंकि उसका हमने स्क्वायर लेना है। ठीक है, जब आप इस सारे के सारे एक्सप्रेशन की निकालेंगे वैल्यू, अब हम करते हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट। जब आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 80। 80 आपका फाइनल आंसर है। 80 अब बैठ के फिंगर टिप्स पे नहीं सॉल्व करना, ना ही आपने कहीं साइड पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है पेपर पे। कैलकुलेटर पकड़ें, न्यूमिनेटर की वैल्यू पहले निकालें, फिर डिनोमिनेटर की करें और फिर उनको डिवाइड करें। इस तरह से आपके पास जो आंसर आ गया वो आ जाएगा 80। कैलकुलेटर पकड़ के करना है तो इसलिए इतनी मुश्किल वाली बात भी नहीं है। आंसर नहीं आपका ठीक आ रहा तो आप दोबारा से करेंगे। हम दोबारा एक दफ़ा इस स्टेप को देख लेते हैं। ये आप देखिएगा 80 से पहले हमने जब 0.49 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2401, और इसी तरह जब हमने 0.05 को 0.06 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.0030। आप मैच करें आपके आंसर्स यही आ रहे हैं कि नहीं। और अब जो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया वो है 80। यही वाला स्टेप है, इसको मैंने ज़रा थोड़ा खोल के लिखा है ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक तो कॉन्सेंट्रेशंस को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, दूसरा स्टेप है हमारा इसकी यूनिट्स को कैलकुलेट करना। यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने वही जो बात की थी, जहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लिखी है वहीं पे हम मोल पर डीएम क्यूब लिख देंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ताकि हम इंडिविजुअली यूनिट को कैलकुलेट कर सकें। अब इसी में हम जब जाएंगे आगे, आपको याद होगा कि जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा है वो है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, जो कि अब तक तो आप सबको याद हो चुका होगा क्योंकि हमने ये रिपीट ही बहुत दफ़ा किया है, और इससे बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। 1 number of mole of hydrogen, 1 of iodine and 2 of hydrogen iodide। Kc की वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमने यहाँ पे न्यूमिरेटर में मोल पर डीएम क्यूब लिखा और उसका स्क्वायर ले लिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड की पावर 2 है। समझ आ रही है ना। उसी तरह हमने डिनोमिनेटर में मोल पर डीएम क्यूब लिया हाइड्रोजन का और अगला लिया आयोडीन का। ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, दो हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब की वैल्यूज न्यूमिनेटर में है और इसी तरह दो हमारे पास डिनोमिनेटर में है। ऊपर वाली न्यूमिनेटर की 2 और डिनोमिनेटर की 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास कोई यूनिट नहीं बचेगा।
फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं न्यूमरेटर को थोड़ा सा और ओपन करके लिख देती हूँ ताकि आपको फिर से समझ आ जाए कि किस तरह से कैंसिलेशन हो रही है। न्यूमरेटर में क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं तो हम करेंगे मोल पर डीएम क्यूब। स्क्वायर का मतलब क्या था कि हमने उसी वैल्यू को उसी के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो मोल पर डीएम क्यूब को हम मोल पर डीएम क्यूब से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिनोमिनेटर में हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब ऑलरेडी उसी तरह मौजूद है। ठीक है, दो हैं, दो इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट दो हैं। अब ये देखें, ये वाली ब्रैकेट इससे कैंसिल हो रही है और ये वाली इससे कैंसिल हो रही है, तो आपके पास रिजल्ट में क्या बचा, नो यूनिट्स। तो ये जो अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है 80, इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमेशा उसके साथ यूनिट लगाना होता है। जब भी आप कोई ना कोई फार्मूला से कुछ डिराइव कर रहे होते हैं ना, या कोई आंसर निकाल रहे होते हैं, आपने यूनिट लगाना होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में भी कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चीज़ तो एक ही है ना, कुछ डिफरेंट तो है नहीं, तो अगर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका कोई यूनिट नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए आपने एक दफ़ा कैलकुलेट ज़रूर कर लेना ताकि समझ आ जाए कि यूनिट लगना है या नहीं लगना। और इसकी छोटी सी टिप मैंने लास्ट लेक्चर में दी थी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बिल्कुल सेम हो, जो कि आपने कुछ भी कैलकुलेशन करने से पहले ही कैलकुलेट कर लेने हैं, आपने देखना है रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सारे रिएक्टेंट्स के मिला के, और प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर तो वो दोनों सेम हो तो आप चाहें ही ना यूनिट कैलकुलेट करने की तरफ, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि इस वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होगा। ये बात समझ आई कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल इक्वल होने चाहिए, प्रोडक्ट में इक्वल होने चाहिए, और इस तरह आपके पास रिजल्ट में कोई यूनिट नहीं आएगा। ये बड़ी आसान सी ट्रिक है, अगर आप ये वाली समझ जाएंगे ना तो आपको बार बार यूनिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खासतौर पे हाइड्रोजन आयोडाइड को तो हमने इतना ज़्यादा डिस्कस कर लिया है कि उसका तो अब आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा कि इसके कोई यूनिट्स हैं ही नहीं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी प्रॉब्लम 9.2, और फिर से हम वही स्टेप्स के साथ चलेंगे। सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट आपकी समझ में आएगी तो आप कर पाएंगे कुछ भी सॉल्व। स्टेटमेंट को अगर एकदम से तेज़ी से पढ़ेंगे ना तो वो आपके बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर जाएगी, इसलिए आपने सबसे पहले स्टेटमेंट पे गौर करना है। स्टेटमेंट को समझते हैं, लंबी स्टेटमेंट से घबराना नहीं, हमें सिर्फ हमारी काम की वैल्यूज़ चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमारी काम की वैल्यूज़ यही है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या दी हुई है, हमने वो देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिवर्सिबली एट 500 डिग्री सी एज फॉलोज। 500 डिग्री का मतलब है कि आपके पास फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मतलब कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन चेंज नहीं की जा रही, बिल्कुल कांस्टेंट कंडीशंस दी जा रही हैं और इक्विलिब्रियम पे पहुँचने का वो दिया जा रहा है पूरा का पूरा इख्तियार उस रिएक्शन को। कितनी ईजी चीज़ है। आपकी ये पहली जो लाइन है ये वैसे ही ओमिट हो गई, क्योंकि आपको पता लगा कि जब कंडीशन ही कांस्टेंट है तो हमारा इस लाइन से कुछ लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं, जो उन्होंने रिएक्शन लिखा हुआ है इसको लाजमी लिख लें, क्योंकि आपके पास अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा होगा तो आपके लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट करना आसान होगा। हमने जो कल प्रैक्टिस भी इतनी की थी उसमें हमने रिएक्शन से केसी की वैल्यूज़ निकाली थी, और हमने उसी रिएक्शन, वो जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ था उसी में से यूनिट्स भी कैलकुलेट किए थे। तो स्टेटमेंट अगर आपको कंफ्यूज भी कर रही हो ना तो आपने बस स्टेटमेंट पे इतना फोकस नहीं करना, आपने चले जाना है कि आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई हैं उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। जो हमारे पास इधर कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई हैं वो नाइट्रोजन की हम बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज आर, नाइट्रोजन की है 0.602, नाइट्रोजन की है 0.602 मोल पर डीएम क्यूब। हमारे पास हाइड्रोजन की है 0.420 मोल पर डीएम क्यूब, और अमोनिया की है 0.113 मोल पर डीएम क्यूब। लास्ट स्टेटमेंट में देखें क्या लिखा हुआ, उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ केसी। केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो ये आपका थोड़ा सा टास्क है अगले लेक्चर तक के लिए। यहाँ पे आपने केसी की वैल्यू भी निकालनी है और फिर इसके यूनिट्स भी कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आके हम इसको, जब मैं डिस्कस करूँगी और आपके सामने सॉल्व करूँगी, तो आपके पास नोटपैड पे जहाँ पे भी ये सॉल्व हुआ हुआ है आपने उसको देखना है और मेरे साथ कॉपी करनी है कि क्या आपका आंसर ठीक आया है कि नहीं। तब तक आपने नेक्स्ट लेक्चर को सुनना नहीं है। इससे होगा क्या कि जब आप खुद करेंगे ना प्रैक्टिस तो आपको पता लग जाएगा कि आपको आता है कि नहीं। अगर नहीं भी आता तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप अगले लेक्चर को जब सुनेंगे तो जहाँ जहाँ आपका थोड़ा फॉल डाउन हो रहा होगा आप उसको उसी वक्त करेक्ट कर लेंगे। तो केमिस्ट्री लवर्स अभी के लिए इतना, ये आपका टास्क है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे।
तो आज आपने देखा कि कैसे आपने और हमने मिल के आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया और बारी-बारी स्टेप बाय स्टेप हमने एक-एक चीज़ से अपनी वैल्यूज़ भी निकालनी है और यूनिट्स भी निकाल लिए हैं। इसी तरह से हमारे ये स्किल्स और भी अच्छी हो गई हैं और जिन-जिन के आंसर्स थोड़े से मेरे से डिफरेंट आए थे, वो इसकी थोड़ी-सी और प्रैक्टिस करें और देखिएगा कि ये इतने ईज़ी टॉपिक्स हैं कि बहुत जल्दी आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएँगे। इसकी प्रैक्टिस हम एक और लेक्चर में और करेंगे, इस पे ज़्यादा तंग नहीं होना क्योंकि बस एक ही लेक्चर रह गया है। लेकिन उसके बाद होगा ये कि पेपर में क्वेश्चन आएगा और आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और तब हम करेंगे 2 एग्ज़ाम्पल्स को और। अल्लाह हाफ़िज़।